फिर आपसे पूछ लूँ। Okay, it's not a problem. You can listen to the recorded lecture whenever you feel like just listening, and you can just correlate the topics and all the concepts. ठीक है, आप देख लेना Yes, जो भी हम आज के बाद करेंगे, एक दो ही टॉपिक्स पेंडिंग है. So I can't see others videos. Where are they all? Ishant, Akanksha, Gagandeep. Ishant, you were there. Akanksha. So okay, so ग्राफ समझ में आ गए थे. एंजाइम, सबस्ट्रेट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सबस्ट्रेट और इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, टेम्परेचर, एवरीथिंग. वाज इट क्लियर टू यू पीपल जिसने भी लेक्चर लगाए हैं या सुने हैं? समझ में आ गया था? yes. Okay, so I'll start with the another part, that is the enzyme kinetics. It is basically an equation type, or what you can say कि equation करते हैं और जैसे डेरिवेशंस होती है ना लंबी लंबी, वैसी नहीं है. इसमें जस्ट एक दो कंसेप्ट समझने वाले होते हैं कि ग्राफ के थ्रू हमने कोई भी रीडिंग है सबस्ट्रेट की या उसके अलावा जो वेलोसिटी, दैट इज वी मैक्स, जिसको हम बोलते हैं कि मैक्सिमम एक्टिविटी जो एंजाइम की है वो कैसे डिराइव करते हैं, दैट वी विल स्टडी. 1 और 2 3 मेथड्स आर देयर, एंड लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं हम कर रहे, सिर्फ हमें जो भी साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया हुआ है उसको अप्लाई करके ग्राफ के साथ कोरिलेट करके ये निकालेंगे कि कैसी वैल्यू होती है सबस्ट्रेट इंक्रीज करने पे, डिक्रीज करने पे. वो सब हम अब करेंगे. ठीक है, मे बी अगर ब्लैक बोर्ड होता तो ज्यादा इजीली क्लियर हो जाता, बट आई ट्राई टू एंड यू प्लीज एवरीवन, यू शुड बी रेडी विद योर पेपर एंड पेंसिल. ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे नोट डाउन करते जाना. ये नहीं कि हम बाद में पढ़ लेंगे. अभी नोटबुक और पेंसिल के साथ, पेन जो भी है आपके पास, पेन के साथ आप लिखते जाओ कि या दिस इज थिंग इज ओके, दैट एंजाइम इज हेयर, सबस्ट्रेट इज हेयर, इट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट. ये सब आपने लिखना है. ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट योर पेन एंड पेंसिल. जो भी पेन या पेंसिल चाहिए, बुक के साथ, नोटबुक के साथ आपको पता होना चाहिए कि हमने आगे क्या करना है. ठीक है, so we'll start with the enzyme kinetics, just a theory part. Maybe we'll not be able to do the derivations or some else. आज शायद ना भी कर पाए, लेकिन जो भी स्टार्टिंग वाले कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए. ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे रेट, और वो आपको अपने आप लिखना आना चाहिए. ये नहीं कि बस ऐसे सुनी जा रहे हो और लिख कुछ नहीं रहे. ठीक है, सो एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली द क्वांटिटेटिव स्टडी. क्वालिटेटिव तो हमने पढ़ लिया, मॉडल्स होते हैं. ठीक है, एंजाइम के साथ लॉक एंड की मैकेनिज्म के थ्रू वो कैसे कैसे सबस्ट्रेट अटैच होता है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, ये तो हमने सब देख लिया. ये भी पता है कि हाँ जी, ज्यादा सबस्ट्रेट है तो ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, ज्यादा एंजाइम है तो ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो खराब हो रहा है एंजाइम. ये सब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी जो भी हमने की हैं. लेकिन अगर हमें ये पता लगाना है कि कितना है, कितनी एंजाइम एक्टिविटी है, हाउ मच द एंजाइम इज वर्किंग, और हाउ मच द सबस्ट्रेट इज देयर, हाउ मच द प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो हमें कैसे पता चलेगा? दैट इज ऑल द स्टडी of all these factors comes under the enzyme kinetics. ठीक है, so enzyme kinetics is the quantitative study of enzyme catalysis. जो भी मैकेनिज्म हो रहा है एंजाइम का,
उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी करने के लिए एंजाइम काइनेटिक्स करना है. देन एंजाइम काइनेटिक्स मेजर द रिएक्शन रेट, मतलब कि रिएक्शन रेट को मेजर कर लेते हैं कि कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हुआ पर यूनिट टाइम और कितना प्रोडक्ट बना पर यूनिट टाइम, ऐसे. ठीक है. देन एंड द अफिनिटी ऑफ द एंजाइम, कि कितनी अफिनिटी है एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ या इनहिबिटर्स के साथ. तो इनहिबिटर्स वाला टॉपिक तो बाद में समझ आएगा ना, जब सबस्ट्रेट और एंजाइम की काइनेटिक्स समझ में आएगी. एंड द लास्ट टॉपिक विल बी द इनहिबिटर्स itself. So kinetics basically provide an insight into the reaction mechanism. In a reaction, if we take one reaction, you have to write this in your notebooks. मैं अब अगर यहाँ पे नहीं लिख सकती तो आपको तो लिखना पड़ेगा ना. So that is A plus B. अगर कोई भी reaction है यहाँ पे, so it is forming a product T. ठीक है. इसमें A and B are what? They are the reactants and P is the product. ठीक है. तो द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होएगा? मैंने अभी बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हुआ पर यूनिट टाइम और कितना प्रोडक्ट बना पर यूनिट टाइम. अब इसको लिखने के लिए वी ऑलवेज राइट रेट इज इक्वल टू डेल्टा and minus sign, because minus sign here is due to the consumption of the substrate. मतलब के सबस्ट्रेट कम हो रहे हैं, कम ही होंगे ना. अगर सबस्ट्रेट कम होंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना, तो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है. तो अगर कोई भी चीज 0 पे है तो वो कम हो रही है, तो ऑफ कोर्स वो डिक्रीज करेगी और वो माइनस में जाएगी. तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन यहाँ पे माइनस साइन. एंड डेल्टा इज बेसिकली द which symbolizes the change. चेंज कितना होता है, मीन्स के सपोज A1 कंसेंट्रेशन पहले थी, A2 कंसेंट्रेशन बाद में होगी, तो उसको अगर ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं, दैट इज डेल्टा A की ब्रैकेट क्लोज. तो इट मीन्स डेल्टा को हटाना हो तो इट मीन्स A2 माइनस A1, ऐसे. ठीक है, कि कितनी हमारी कंसेंट्रेशन पहले थी, कितनी बाद में. नहीं, यहाँ पे A1 माइनस A2 आएगा. तो आई कैंट राइट इट ऑन दिस. आई ट्राई इफ इट इज पॉसिबल, आई ट्राई टू मेक इट एज वेल. जैसे हम अगर हाँ डेल्टा बताना है, तो अगर पहले कंसेंट्रेशन A1 थी तो बाद में हमारी कंसेंट्रेशन हो गई A2 सपोज. तो अब A1 तो ज्यादा थी ना, सबस्ट्रेट कम हो रहा है, दैट इज A2. तो A1 माइनस A2 इट विल बी डिटर्मिनिंग कि ये चीज बता रही है कि ये डेल्टा है, दिस डेल्टा थिंग. ओके. देन ऐसे ही ओवर डेल्टा टी, मीन्स के डेल्टा टी का मतलब वही सेम कि कितने टाइम में हुई है. तो यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है, तो टाइम है T2 माइनस T1. ठीक है. तो यहाँ पे टाइम ज्यादा हो रहा है, बाद में जितने मिनट हो गए, सपोज 5 मिनट हो गए, तो 5 माइनस 1 मिनट सपोज, या 5 माइनस 0 मिनट. तो टाइम का डिफरेंस, कितना टाइम का डिफरेंस हुआ. डेल्टा सिंबलाइजेस ऑलवेज अ चेंज इन द रिएक्शन, ये जो है डेल्टा. देन यहाँ पे A जो है दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ A इन मोल्स पर लीटर. सो एवरी कंसेंट्रेशन इज गिवन दिस एज अ यूनिट एंड T इज द टाइम. लाइकवाइज ऐसे ही अगर B का बताना है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताते हैं, either you can write the rate of disappearance of one substrate divided by per unit बोल सकते हैं टाइम, और the rate of disappearance of the second substrate, ठीक है, per unit time. ठीक है. और you can write the rate of formation of, the rate of formation और appearance. ये disappear हो रहे हैं A और B, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो अपीयर हो रहा है. सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि कितना है, पहले प्रोडक्ट कितना था, बी इट वाज 0. ठीक है. सो 0 माइनस जितना अब बना, तो
वो तो जीरो जीरो का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जितना भी प्रोडक्ट बना है वो, और उसका चेंज कितना हुआ है। और अगर हमने, ये तो है कि अगर हमने स्टार्टिंग से कर रहे हैं, अगर हम मिडल में से ले लें, रिएक्शन हो रहा है, बीच में से उठा लें सैंपल्स, ए भी उठा लिया, मतलब ए नहीं, ऐसे नहीं, मतलब हमने वो रिएक्शन मिक्सचर उठा लिया, तो उसमें हम कैसे डिटरमिन करेंगे? तो उसमें टाइम भी आएगा, जीरो तो आएगा नहीं टाइम, ना ही ये इसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग वाली जीरो होगी, तो इसकी कंसंट्रेशन टाइम 1 पे ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ऐसे ही टाइम T2 पे ए की कंसंट्रेशन कितनी है, वो वैल्यूज यहाँ पे फिल होंगी, और फिल होने के बाद उसकी आंसर आ जाएगा। तो दैट आंसर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव साइन को मैंने बताया ही है कि वो इसलिए लिखते हैं कि ये इंडिकेट करता है कि ए एंड बी आर बीइंग यूज्ड अप, मतलब कोई चीज कम हो रही है या वो यूज अप हो रही है, एंड पी इज बीइंग प्रोड्यूस, तो ये यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। एंड जब भी हम एस्टेब्लिश कर किया है साइंटिस्ट ने कि whenever we write the rate of reaction at a given time, it is basically proportional, to the product of the concentrations of the reactants, मतलब कि A multiplied by B and raised to the appropriate powers. पावर्स यहाँ पे F and G की पावर उन्होंने रेज कर दी, एंड इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना हो तो वी ऑलवेज एड सम रेट कांस्टेंट वैल्यू, so it is a proportionality constant where K here in the rate of reaction is named as rate constant। ठीक है, तो ये जो K है इसका हर एक का जो रेट कांस्टेंट होएगा वो हर एक रिएक्शन का सेम होएगा। ये नहीं, मतलब हर एक रिएक्शन का ये नहीं सेम नहीं है, मतलब मैं बोल रही हूँ कि अगर एक रिएक्शन सपोज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड बना रहा है तो उसका रेट कांस्टेंट अलग है। अगर सक्सेनिक एसिड या फिनाइलिक एसिड वाला कोई काम हो रहा है तो उसका रेट कांस्टेंट डिफरेंट है। लेकिन जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेगा, चाहे कहीं भी हो रहा हो और वो कार्बोनिक एसिड बना रहा हो, तब हर एक ऐसे ही जितने भी रिएक्शन होंगे चाहे कहीं भी हो रहे हैं तो उनका रेट कांस्टेंट सेम होएगा, अनलेस दे आर रिएक्टिंग विद द सेम पावर। ये नहीं कि दो मॉलिक्यूल्स ए के हैं, बी और ऐसे ही दो मॉलिक्यूल बी के हैं और फिर वो कुछ और बना रहा है। अगर यहाँ पे F की वैल्यू 1 आ गई, मतलब 1 मॉलिक्यूल ए का है, बी का 2 मॉलिक्यूल है, फिर रेट कांस्टेंट सेम नहीं रहेगा क्योंकि उनकी पावर्स डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए जो भी रिएक्शन है उसका एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इंडिविजुअली रहेगा और बाकी सबका डिफरेंट रहेगा। हर एक रिएक्शन का अपना अपना रेट कांस्टेंट होता है, किसी का भी सेम नहीं होता। देन यहाँ पे आपको F और G समझ में आया? ये ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे जो A और B बन रहा है, दिस वन, ये जो A और B प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सपोज इसके 2 मॉलिक्यूल्स, जैसे वो नहीं होते कि इनकी दो मॉलिक्यूल्स हैं ये एटीपी के, या 6 मॉलिक्यूल्स हैं या 6 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, है ना। सपोज ए का 2 था, बी का 6 मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे ही ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स बना रहा है, मे बी यहाँ पे 6 हो, मे बी यहाँ पे 8 हो, पता नहीं है हमें, लेकिन प्रोडक्ट का यहाँ पे लेना देना नहीं है। अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी गिवन टाइम बताना हो तो हम जो भी रिएक्टेंट्स हैं, दैट इज सबस्ट्रेट हैं, उनकी हम पावर को रेज कर देते हैं और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे A की पावर आएगी 2 और B इस हिसाब से B की पावर आएगी G, दैट इज 6, है ना। तो यहाँ पे G की पावर क्या आएगी 6, दिस वन, और यहाँ पे A की पावर जो F है वो आएगी 2।
तो इस हिसाब से उनका वैल्यू निकल जाएगी और रेट रिएक्शन पता चल जाएगा कि कितना है. तो वी आर बेसिकली डूइंग अ क्वांटिटेटिव स्टडी कि हमें क्वांटिटेटिवली पता लगाना है कि कितना वैल्यू है रेट का, रेट कांस्टेंट का, कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हो रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है. तो इसके बाद ये होता है कि ये जो पावर्स हैं ये कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताते हैं, ये हमने नहीं करना. ठीक है, जस्ट डू टेल दिस रेट कांस्टेंट. देन इज द measures of enzyme activity. तो ये मैं अभी भी बता रही थी कि कोई ना कोई ऐसा यूनिट होता है हर एक का. तो अगर एंजाइम एक्टिविटी का मेजरमेंट करना है देन वी ऑलवेज टेक एंजाइम यूनिट दैट इज यू. इतने यूनिट भी हमारे एंजाइम की एक्टिविटी है, इतने यूनिट एंजाइम जो है वो उसकी यू यू ही बोलते हैं उसको. दैट इज दिस इज द एंजाइम एसआई यूनिट ऑफ द एंजाइम. तो एंजाइम्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. ये बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं, उनकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी सफिशिएंट होती है एक कोई भी रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए. तो अ कन्वीनियंट मेथड फॉर द एंजाइम क्वांटिटेशन इज द मेजरमेंट ऑफ द कैटालिटिक एक्टिविटी. तो ये हमने कैटालिटिक एक्टिविटी मेजर करने के लिए आगे रिएक्ट मतलब इक्वेशंस दी हुई हैं कई साइंटिस्ट ने, वो हम करेंगे. तो उसको बताया हुआ है कि मेजर कैसे करते हैं. दैट इज एंजाइम यूनिट और यू की तरफ से मेजर करते हैं. एंड दिस इज द another is cattle. Cattle is the accepted SI unit of enzyme activity. This is the accepted SI unit. We can also say the U, that is the amount of enzyme causing what 1 mole of substrate per minute. Wait for 1 minute. Okay. 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 Wait. Okay, you can. Okay, sorry for disturbance. हाँ जी, मैं बता रही थी कि यहाँ पे कैटल इज दी एक्सेप्टेड एसआई यूनिट. उसके अलावा जो एंजाइम यूनिट के अलावा कैटल है वो एक्सेप्टेड एसआई यूनिट है. एंड वन कैटल इज दैट अमाउंट ऑफ एंजाइम व्हिच कैटलाइजेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट इट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर सेकेंड. ये इन्होंने एग्जैक्ट टाइम में बताया कि पर सेकेंड, और हम 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट लें तो हमारी जो एक्टिविटी आएगी मतलब कि अमाउंट ऑफ एंजाइम आएगा कि कितना अमाउंट ऑफ एंजाइम कैटलाइज कर रहा है इसको इतने मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर सेकेंड को. वेट. Is my voice clear to you? Yes, ma'am. ओके. तो एक बार जो मैंने ऊपर बताया है, एक बार मैंने जो यहाँ पे बताया है उसको आप एक बार फिर से रीड करो. ये जो मैंने सारा ऊपर बताया है इसको प्लीज रीड दिस अगेन.
Just I'm giving you 5 minutes more. तो आपको समझ में आया? यहाँ तक? You have to give more and more effort to this topic by yourself. आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए, ठीक है? I'll share these notes to you people, but let me just give you an introduction of another kinetics portion. That is, वो तो introduction ही थी, ठीक है? That is how a rate of reaction or how the enzyme or substrate, ये सब हम कैसे कैसे perform करते हैं, ये सब हमें पता था. So the Michaelis-Menten equation is one equation which is very much useful for determining the concentration of each and every part of rate of a reaction. उसको हमने निकालने के लिए माइकलिस साइंटिस्ट था, दूसरा एक मेंटन साइंटिस्ट था. उन्होंने इक्वेशन दी, मतलब वो काफी उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करके उन्होंने हमें एक फाइनल इक्वेशन बता दी. लेकिन हम वो सारी डिटेल में वो प्रोसेस नहीं कर रहे. वी आर जस्ट डूइंग एन इंट्रोडक्शन एंड वी विल जस्ट हैव दैट लास्ट फाइनल इक्वेशन इन आवर हैंड, ठीक है? उस इक्वेशन के आधार पे हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर पा रहे हैं, कैसे सबस्ट्रेट यूज अप हो रहा है. ये सब उस लास्ट जो भी हमें रिएक्शन उन्होंने दे दिया था उसके बेस पे समझ में आएगा. तो दैट वी विल डू टुमारो, बट उसके पहले जो इसकी इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बता रही हूँ कि माइकलिस जो माइकलिस एंड मेंटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन 1913 में एक रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हमें, in which the enzyme they studied how they gave and what thing they studied. उन्होंने एक एंजाइम था that is invertase, उसको यूज किया for what? For the hydrolysis of sucrose. That you all know कि sucrose क्या होती है. तो उसकी हाइड्रोलिसिस के लिए उन्होंने यूज किया एंड सुक्रोज इज बेसिकली डाइसेक्राइड. तो ये डाइसेक्राइड जो था, ये सुक्रोज इन्वर्टेज की प्रेजेंस में मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो गया. कौन सा मोनोसेक्राइड? दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो हियर द सबस्ट्रेट वाज सुक्रोज, ठीक है? सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे सुक्रोज था और एंजाइम यहाँ पे था इन्वर्टेज एंड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या था? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. दिस यू ऑल नो कि सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और एंजाइम क्या है, ठीक है? So a typical reaction might be the conversion of some substrate that is S to a product, ठीक है? प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट करना है, चाहे दो सबस्ट्रेट हो चाहे दो प्रोडक्ट हो, तो हम उसको P1, P2, S1, S2 ऐसे नेम दे सकते हैं. लेकिन अगर जो भी उन्होंने मैकेनिज्म या प्रपोज किया माइकलिस मेंटन ने इस एंजाइम के ऊपर वर्क करके, तो उन्होंने ये निकाला कि E plus S, that is enzyme plus substrate in a reversible reaction, that is
उसका एक साइड पे K1 कांस्टेंट है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसका जो कांस्टेंट है वो K1 है। एंड इट इज द इंटरमीडिएट, जो हमने ट्रांजिशन स्टेट नहीं की थी पहले कि हाँ ये ट्रांजिशन स्टेट होएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होएगी, वो कौन करता है, एंजाइम करता है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट है जिसमें सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाउंड है, ठीक है। एंड दिस एंजाइम सबस्ट्रेट इज गेटिंग कन्वर्टेड बैक इनटू द एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इट मीन्स कि एक ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है और एक ES कॉम्प्लेक्स दोबारा से डिसोसिएट करके E और S में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों का जो रेट कांस्टेंट है दैट इज डिफरेंट। एक का बोला K1 है और दूसरे का बोला K-1 है। Why -1? -1 क्यों है? Anyone? बोलो, एनी आइडिया? -1 क्यों है यहाँ पे K-1? मैम रिवर्स मैम रिवर्स रिएक्शन रिएक्शन हो रही है। रिवर्स रिएक्शन तो हो रही है लेकिन ये डिसोसिएशन हो रही है। यहाँ पे ES जो कॉम्प्लेक्स है उसकी डिसोसिएशन हो रही है, ये इधर को फॉर्म हो रहा है, दैट इज K-1 इसलिए है, ठीक है। डिसोसिएट कर रहा है ये E और S के बीच में। और ये माइनस क्यों नहीं है? ये भी तो एक तरह से डिसोसिएट ही कर रहा है ना, हम तो यही बोल सकते हैं कि ये भी डिसोसिएट कर रहा है। मैम कन्वर्जन हो रही है वो तो। यहाँ पे तो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे तो कन्वर्जन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे डिसोसिएशन हो रही थी, यहाँ पे टूट रहा था दोबारा से, वही एंजाइम जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था वही हो रहा था। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली एक कन्वर्जन हो रही है, सबस्ट्रेट वो सबस्ट्रेट ही नहीं रहा, अब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट माइनस एंड दिस इज ऑल्सो नॉट माइनस, क्योंकि ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं वो आपस में रिएक्ट करके एक ES कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और इसका रेट कांस्टेंट K1 दिया हुआ है और इसका रेट कांस्टेंट -K1 है और इसका रेट कांस्टेंट जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका रेट कांस्टेंट K2 है, ठीक है। ये चीजें यहाँ से उन्होंने माइकल सेंटर ने दे दी थी कि ऐसा होता है। सो आफ्टर दैट दे सेड that when we measure the rate, also called velocity, we rate of reaction को हम यहाँ पे velocity term दे रहे हैं। जैसे हम speed over time को फिजिक्स में पढ़ते होते थे कि what is the speed of that car per unit time, है ना, तो उसको हम क्या बोलते Yes, थे? वेलोसिटी। तो ऐसे ही यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन को हमने यहाँ पे v टर्म दे दिया, दैट इज वेलोसिटी, बिकॉज वी आर डिटर्मिनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम। हम टाइम में ही देख रहे हैं, ये नहीं कि किसी भी टाइम कहीं भी ऐसे उठा लिया पर ये नहीं देखा कि कितना टाइम हुआ है, ऐसा नहीं है। तो वो तो स्पीड ही होती है ना कि इसकी स्पीड कितनी है। अगर पर यूनिट टाइम देखेंगे तब पता चलता है कि वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी टर्म यूज करते हैं एट वेरिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। वी सी दैट व्हाट वी सी कि जब बहुत रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन होती है सबस्ट्रेट की, तब क्या होता है, जो कल मैंने आपको ग्राफ सेंड किए थे उसमें ये था कि जब इनिशियल फेज है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है ना, तो वो इनिशियल वेलोसिटी धीरे 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 इंक्रीज करती है ऑलमोस्ट लीनियरली, ठीक है। I'll draw it again. सपोज ऐसे था ग्राफ, है ना, तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी लिख दिया, यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट लिख दिया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अगर सबस्ट्रेट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है यहाँ पे वो बहुत कम है और धीरे धीरे जब उसको इंक्रीज करते हैं तो वो ऑलमोस्ट इंक्रीज करती है लीनियरली, है ना। इट इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद इंक्रीज इन अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंड जब वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाती है, सपोज यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे मैक्सिमम आ गया तो क्या होएगा,
अगर सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अब जितना मर्जी सबस्ट्रेट बढ़ाई जाओ, मैंने अपनी एक्टिविटी जितनी थी उतनी रखनी है, मुझे तो जितना सबस्ट्रेट था मैं उसके साथ सैचुरेट हो चुका हूँ, मैं और सबस्ट्रेट के साथ काम नहीं कर सकता. So this is the maximum velocity and after that it will become stable, linear. मतलब इसके बाद वो कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे जाके वो ऐसे ही रहेगी. मतलब जितनी उसने मैक्सिमम गेन करनी थी एक्टिविटी, उस सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने पे लीनियरली इंक्रीज करेगी. लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया कि उसने बोला कि चाहे जितनी मर्जी कंसेंट्रेशन बढ़ा दो सबस्ट्रेट की, अब मैं मैक्सिमम एक्टिविटी पे पहुंच चुका हूँ. दिस इज माय मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इट विल नॉट इंक्रीज फर्दर बाय एनी चेंज और इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट. अब चाहे जो मर्जी कर लो, मेरी तो मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच चुकी है. सो उन्होंने क्या बोला कि ये ऐसा होता है every time it is there in any enzyme catalyzed reaction. Then the concentration of substrate at which that reaction velocity reaches half. ये जो पॉइंट था यहाँ पे तो उन्होंने बोल दिया कि ये V max है, that is maximum velocity is at this point. But where it is half कहाँ पे है? Somewhere है, कहीं यहाँ इसी के आसपास ही होनी चाहिए ना कहीं पे. अब हर एक का तो हम ग्राफ बना के कर नहीं पा रहे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इधर ही कहीं पे होनी चाहिए. तो उसको बोल दिया कि यहाँ आसपास ही एक वेलोसिटी होगी, दैट इज हाफ. सपोज ये मैक्सिमम थी, है ना, दिस वाज द वी मैक्स एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे. अब जो इसका हाफ होएगा उस पे कितनी होएगी? दैट विल बी वी मैक्स, नॉट वी मैक्स, इट विल बी वी मैक्स डिवाइडेड बाय 2, है ना. तो वो कितनी होगी? Vm डिवाइडेड बाय 2. लेकिन सबस्ट्रेट की किस कंसेंट्रेशन पे वो हाफ हुई है? दैट कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वेयर द मैक्सिमम वेलोसिटी इज हाफ. जब वो हाफ हुआ है या हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, फुल रिएक्शन से पहले हाफ तो कहीं ना कहीं होता है ना. अब जब हाफ रिएक्शन वो हो चुका है, अब हाफ रिएक्शन पे द वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट विच इज कॉजिंग दैट एंजाइम रिएक्शन टू बी हाफ कहाँ पे है? इस पॉइंट को, वो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नेम्ड एज Km. मतलब है वो के ही बोलेंगे उसको, क्योंकि वो कांस्टेंट है. क्यों कांस्टेंट है भाई? हर एक की कांस्टेंट ही होगी ना. अब इतना सबस्ट्रेट जब यूटिलाइज हो गया तो वेलोसिटी हाफ हो गई है. अब जब और इंक्रीज कर रहे हैं सबस्ट्रेट तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है. ठीक है, यहाँ पे वो मैक्सिमम है. अब हाफ कहाँ पे है? उस कंसेंट्रेशन को हम Km बोलते हैं और वो हमेशा कांस्टेंट होती है. और ये Km को उन्होंने क्या नाम दिया? माइकलिस कांस्टेंट. ठीक है, मतलब they gave this term as Km, that is Michaelis constant, and what is it? It is expressed as moles of substrate per liter. मतलब कि जितना सबस्ट्रेट है वही सबस्ट्रेट की ही कंसेंट्रेशन को हम Km बोलेंगे, लेकिन ये कांस्टेंट है एंड इट डिस्क्राइब्स द अफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट. तो आपने आज क्या करना है? एक तो जो मैंने कल ग्राफ भेजे थे वो पढ़ने हैं, और एक दोबारा से यही एंजाइम काइनेटिक्स के ये 2 पेज, आई विल सेंड यू दिस डॉक्यूमेंट, एंड आपने यही 2 पेज दोबारा से पढ़ने हैं. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर टुडेस क्लास, इन टुमारो ओनली आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट ओनली. ठीक है, बिकॉज क्लास का टाइम ओवर होने वाला है, तो यहाँ से ही दोबारा स्टार्ट करेंगे. लेकिन ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आने होने चाहिए. ठीक है, I'll ask you tomorrow all these K1, K2, Vmax, Km, S, E, everything. Okay? So this was basically the introduction class. अगर आज का टॉपिक समझ में आ गया ठीक है, otherwise I'll send you the recorded lecture link as well. आप उसको दोबारा भी सुन सकते हो. आप उसको दोबारा सुनते रहो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो. जब आपको अच्छे से समझ आ जाए देन आप प्रिपेयर हो जाओगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए. ठीक है,
So please listen again and again to this recorded lecture. अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो दोबारा भी सुन सकते हो और इसको पढ़ भी सकते हो. Got it? ठीक है फिर. Okay then.